हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि आज हम आपको भूगोल, जो आपका भारत का भूगोल है, उसको हम आज की क्लास में बिल्कुल से निचोड़ के रख देंगे। एक तरह से कहा जाए तो भूगोल की जान वीडियो है ये, क्योंकि यहाँ पर छोटे से छोटा पॉइंट कवर किया गया है और बड़े से बड़े पॉइंट को भी बहुत इजी वे में कवर किया गया है। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से फटाफट से क्लास में जुड़ जाइए और अपनी क्लास को धुआंधार तरीके से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हमें क्या पढ़ना है? भारत का भूगोल। और देख लीजिएगा कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको हर पॉइंट बिल्कुल इजी लगने लगेगा। और ये जो क्लास है ना, ये जो आपका भारत का भूगोल क्लास है, ये केवल यूपी टेट के लिए ही नहीं है, बल्कि जहाँ भी भारत का भूगोल अदर एग्ज़ाम में पूछा जाता है वहाँ के लिए भी ये क्लास बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे आप यूपी टेट दें, चाहे सुपर टेट दें, चाहे सी टेट दें, कोई भी टेट रेट वगैरह कोई भी एग्ज़ाम दे लीजिए आप, हर जगह आपका भारत का भूगोल पूछा जाता है। तो ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है, इसलिए आपके हर एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए सभी लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को और बिल्कुल धुआंधार सेशन को बनाते हैं। चलिए, तो क्या पढ़ना है हमें? भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। चलिए, सबसे पहले हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे इसके बारे में कि अपना जो इंडिया है कैसे क्या है। तो भारत की मुख्य भूमि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक मिलता है और 68 डिग्री 7 पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य इसका विस्तार है। समझिए क्या कहना चाह रहा है ये। जैसे अभी हम नॉर्मली बना देते हैं समझाने के उद्देश्य से। जैसे मान लीजिए ये आपका भारत है, ठीक है, केवल समझाने के उद्देश्य से बनाया है। ये आपका भारत है, ये उत्तर हो गई, दक्षिण हो गई, पूरब हो गई, पश्चिम हो गई। ठीक है, तो दक्षिण से लेकर ये उत्तर तक ये जो है ना, ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट और यहाँ पर है आपका 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, इसका मतलब ये है कहने का। और यहाँ पर दे रहा है 68 डिग्री 7 से लेकर एक सेकेंड, यहाँ पर 97 हो जाएगा, 97 डिग्री 25 से लेकर यहाँ पर आपका 68 डिग्री हो जाएगा, मतलब 68 से लेकर 97 तक। इस तरह से आपके भारत का विस्तार है आपके वर्ल्ड के मैप में। तो बस यही कहना चाह रहा है। आगे दे रहा है भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है, याद रख लीजिए। और जनसंख्या की दृष्टि से पहले ये दूसरे स्थान पे था, लेकिन अब लिख लीजिए पहले स्थान पे है। ठीक है, तो भारत जो है विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पे है और जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पे सबसे बड़ा देश है। आगे चलते हैं। तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जिसे जो मतलब ग्रेट निकोबार अथवा कह दीजिए बड़े निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। जबकि जो आपका मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु है ये आपका कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। ठीक है, याद रखना है, बहुत पूछा जाता है। आगे, भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु क्या है? तो ये सियाचिन ग्लेशियर के निकट पे इंदिरा कॉल पड़ता है, जो लद्दाख में है। तो हमने अभी दक्षिणी पॉइंट देखा इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार पे स्थित है, और जो उत्तरी पॉइंट देखा हमने वो कौन सा है? इंदिरा कॉल, जो कि आपके लद्दाख में स्थित है। ठीक है, अब दे रहा है भारत का सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु, तो ये आपका किबिथू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये पूर्वी बिंदु हो गया। ऐसे ही आपका जो पश्चिमी बिंदु है वो आपका गुहार मोती, जो कि गुजरात में है। तो हमने 4 चीज़ें पढ़ी। उत्तर में क्या है? इंदिरा कॉल है, और नीचे दक्षिण में क्या है? इंदिरा पॉइंट है। यहाँ पर क्या है? किबिथू है, और यहाँ पर गुहार मोती या फिर गुहार मोता। ठीक है, याद रखना है। आगे दे रहा है भारतीय भूभाग की लंबाई जो है वो पूर्व से पश्चिम में कितनी है? 29-33 है, और उत्तर से दक्षिण कितनी है? 32-14 है। इसका मतलब है जो ये आपका, एक सेकेंड बना ही देते हैं, इसका मतलब है कि ये जो आपका भारत है, नॉर्मली बता रहे हैं, अरे क्या बन रहा है, चलिए, जैसे ये आ गया आपका, यहाँ से ये भारत है आपका, तो ऊपर से नीचे जाने पर जो इसकी लंबाई मिलती है वो है आपकी 32-14।
कितनी है ये 32-14 है। और ऐसे ऐसे जो आपकी लंबाई है ये आपकी 29-33 किलोमीटर है। ठीक है, ये बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे दे रहा है भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला राज्य कौन सा है, तो ये आपका गुजरात है। और कितनी है ये गुजरात की लंबाई, तो ये आपकी 1214.70 ये आपकी किलोमीटर में दी गई है। कहाँ की है ये, किसकी तट की लंबाई है, ये गुजरात की है जो सबसे बड़ा है भारत का। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। जबकि सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई, तटीय सीमा की बोल रहा है, याद रखना है कि लंबाई वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जिसकी 1962 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखना है। तटीय सीमा अगर बोल रहा है तो सबसे ज़्यादा वैसे कौन सा है, गुजरात है, लेकिन अगर उसने केंद्र शासित प्रदेश लगा दिया तो आंसर आपका चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, अंडमान एवं निकोबार। ठीक है, लंबाई पूछ ले तो याद रखना है 1214.7 जो आपका है ये किसका किलोमीटर में है, तो ये आपका गुजरात का है। और अगर अंडमान निकोबार का पूछता है तो 1962 हो जाएगा। आगे और एक चीज़ और याद रखना है, गोवा जो है वो राज्यों में तटरेखा सबसे छोटी है, 101 किलोमीटर है। और आगे चलते हैं। आगे दे रहा है भारत के 9 राज्यों की जो सीमा है वो समुद्र तट से लगती है। मतलब जो इतने अपने 9 राज्य हैं जो दक्षिण एरिया के, ये जो आपका इंडिया पड़ता है यहाँ दक्षिण में, यहाँ का जो 9 राज्य हैं वो आपके समुद्र से सीमा साझा करते हैं। अब कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं देख लीजिए। यहाँ पर जो गुजरात है, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर गोवा आता है, फिर कर्नाटक आता है, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ऐसे करके यहाँ के जो 9 राज्य हैं ना ये आपके समुद्र तट से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, याद रखना है कितने राज्य हैं, 9 हैं, याद रखना है। आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है उस ये जो रेखा है ये कहाँ से गुजरती है, आपके प्रयागराज मिर्जापुर से गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। ठीक है, आगे भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में बात कर लेते हैं। अभी बात हो रही थी जो आपके नीचे समुद्र से साझा कर रहे थे उनके बारे में। अब हम देख रहे हैं कि जो आपके पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो स्थलीय सीमा से जो लगे हैं पड़ोसी देश उनकी संख्या कितनी है, 7 है। स्थल से जो लगे हैं वो 7 हैं और जो समुद्र से लगे हुए जो अपने राज्य हैं वो कितने हैं, 9 हैं। अभी हमने ऊपर देख लिए हैं। तो पड़ोसी देश कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है और इसकी जो लंबाई है वो है 4096.7 किलोमीटर। बहुत पूछा जाता है कि भारत अपनी स्थलीय सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा साझा करता है, तो आंसर होगा आपका बांग्लादेश के साथ। और कितनी, 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, जबकि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किसके साथ, अफगानिस्तान के, ये कितनी है, 106 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखना है। और हमने अभी देखा था कि जो आपकी तटीय सीमा साझा कर रहा था सबसे ज़्यादा किसके साथ, आपके गुजरात के साथ कर रहा था, और सबसे कम किसके साथ, गोवा के साथ। गुजरात के साथ कितनी कर रहा था, छाप के बताओ कितने किलोमीटर थी, बताइए जल्दी से कितने किलोमीटर थी गुजरात के साथ। और अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछ ले स्थलीय सीमा तो आपका क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रिवीजन भी करवाते जाएंगे। ठीक है, समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम जो देश है वो कौन सा है, समुद्र बीच में पड़ता है तो कौन सा है, श्रीलंका है। और ये जो समुद्र बीच में पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, पाक जलडमरू मध्य कहते हैं। ठीक है, और ये जो है ना अपने तमिलनाडु से पृथक होता है। यहाँ पर आपका तमिलनाडु, ऊपर तमिलनाडु पड़ता है, बीच में ये पाक जलडमरू मध्य है, और यहाँ पर आपका श्रीलंका पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है सिक्किम प्रदेश की सीमाएं कितने देशों से लगती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्किम कितने देशों से लगती है, तो नेपाल, भूटान, चीन, 3 देशों से लगती है। ठीक है, याद रखना है। ऊपर इस तरफ नेपाल हो गया, इस तरफ भूटान हो गया, बीच में सिक्किम है, ऊपर आपका चीन है। ठीक है, आगे दे रहा है पाकिस्तान भारत से रेड क्लिफ रेखा के द्वारा अलग होता है। जो आपका भारत है
और यहाँ पाकिस्तान है, बीच में रेखा कौन सी है आपकी, रेड क्लिफ रेखा है। और चीन जो है वो भारत से मैकमोहन रेखा से, ये आपका भारत है, ये आपका चीन है, बीच में कौन सी रेखा है आपकी, मैकमोहन रेखा है। आगे ऐसे ही अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान ये है, भारत ये है, तो बीच में कौन सी रेखा आपकी, ये डूरंड रेखा के द्वारा पृथक होता है। अब चलते हैं भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में देख लेते हैं। भारत के जो भौतिक स्वरूप है वो कौन कौन सा है, कैसा है। तो भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो भाग, पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा है विशाल मैदान, चौथा है द्वीपीय भाग व तटीय मैदान, ठीक है। अब इन चारों को किस तरह से बांटा गया है उसको भी देख लेते हैं। जो आपका पर्वतीय प्रदेश है, जो आपका हिमालय वगैरह है ना, वो इसी में पड़ता है, ठीक है। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये आपका दक्षिण में, जो आपका मतलब ये दक्कन का पठार, ये सब पड़ते हैं ना, ये सब इसमें आते हैं। फिर विशाल का मैदान क्या होता है, यहाँ पर जो गंगा नदियाँ बहा कर ले जाती हैं ना, ये सब चीज़ें, गंगा नदी जहाँ बहती है ना, ये सब मैदान जो मिलते हैं वो यहाँ पे आते हैं। फिर द्वीपीय भाग व तटीय मैदान, तो ये सब आपके जो मतलब अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप, ये सब इसमें आ जाते हैं। तो अब इनके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। पहले देखते हैं हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को, जो हिमालय के लिए हमने बताया था अभी। इसको 4 भागों में बांटते हैं। पहला देता है आपका ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में आपको एक चीज़ याद रखनी है, कलेजा। क्या याद रखना है, कलेजा याद रखना है। का से याद रखना है काराकोरम, ला से लद्दाख, जा से जास्कर। तो ये जो तीनों पहाड़ियाँ हैं आपकी, पर्वत श्रेणियाँ हैं, ये किस में आती हैं आपके, ट्रांस हिमालय में आती हैं, ठीक है। और ये जो केटू गार्डविन आस्टविन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, केटू या फिर इसको गार्डविन आस्टविन बोल देते हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो 8611 मीटर है। ये कौन से हिमालय में पड़ता है, मतलब ट्रांस हिमालय में पड़ता है। ट्रांस हिमालय में भी कौन सी पर्वत श्रेणी का हिस्सा है ये, तो ये आपके काराकोरम पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। मतलब काराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है ये, जो भारत की भी सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे दे रहा है ट्रांस हिमालय या बृहद हिमालय को क्या कहते हैं, सिंधु सांगपो सिचर जोन, ITSZ कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका ट्रांस हिमालय है और जो बृहद हिमालय अब दूसरा आ रहा है, इसके बीच के जो जोन पड़ता है उसको क्या कहते हैं, सिंधु सांगपो सिचर जोन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्या कहते हैं, सिंधु सांगपो सिचर जोन, जिसे हम इंग्लिश में ITSZ भी बोल देते हैं, ठीक है, इंडो तिब्बत सिचर जोन। आगे अब दूसरा आता है आपका बृहद हिमालय। इसके बारे में, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो आपकी 6000 मीटर है। विश्व की सर्वोच्च चोटी जो है एवरेस्ट, ये यहीं पड़ती है। देखिए, जबकि कलेजा थी वो ट्रांस हिमालय में थी। अब जो दूसरा हमने पढ़ा बृहद हिमालय, यहाँ आपका हिमालय पड़ रहा है, जो आपका मतलब हिमालय में कौन सा, एवरेस्ट पड़ रहा है, जिसकी जो ऊंचाई है 8848.86, जो आप 86 मीटर है, ठीक है। इसी पर्वत श्रेणी का ये भाग है। आगे ये भी याद रख लीजिएगा कि सागर माथा कहाँ कहते हैं हिमालय को, तो ये नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं, नेपाल में सागर माथा कहते हैं। फिर दे रहा है कंचनजंगा। कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। ये नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत, नामचा बरवा, ये सब जो है ना, ये सब आपके बृहद हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा, जो आपका पिछला भी हमने पढ़ा है ट्रांस हिमालय, उसमें हमने कलेजा पढ़ा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और फिर हमने दूसरा पढ़ा बृहद हिमालय। इसमें कौन कौन सी चीज़ें मिली हमें, एवरेस्ट मिला आपका, है ना, एवरेस्ट मिला है, और एवरेस्ट मिला, और आपका ये मिल गया कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत, नामचा बरवा, ये सब कुछ मिल गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तीसरा आता है आपका लघु हिमालय, ठीक है। तीसरा आता है आपका लघु हिमालय। इसमें क्या है, लघु हिमालय या इसी को हम मध्य हिमालय भी बोल देते हैं, ठीक है। ये हिमालय श्रेणी में पीर पंजाल, महाभारत, मसूरी, धौलाधर, नागटिवा, ये सब श्रेणियाँ जो आती हैं आपकी, ये सब आपके लघु हिमालय में आती है। कौन कौन सी, सुन लीजिए एक बार फिर से, पीर पंजाल, महाभारत, मसूरी, धौलाधर, नागटिवा, ये सब कहाँ आती हैं आपके लघु हिमालय में,
जो जितनी मतलब घूमने वाली जगह है ना, मतलब पीर पंजाल है, महाभारत, पसूली, धौलाधर, ये सब चीज़ें जो हैं आपके लघु हिमालय में आती हैं। और पीर पंजाल जो है ये लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है। बहुत पूछा जाता है पीर पंजाल कहाँ पर है, तो आपके लघु हिमालय में है, याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं आगे आपके लास्ट में बाह्य हिमालय। लास्ट आता है आपका बाह्य हिमालय। इसको हम शिवालिक कहते हैं या फिर निम्न हिमालय भी कह देते हैं, ठीक है, याद रखना है। तो हमने जो हिमालय के 4 पार्ट हमने आपको बताए थे, एक बार फिर से समझ लीजिए, दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। जो हमने आपके भारत की मुख्य भूमि को 4 भागों में बांटा था, जो पहला हमने बताया आपको उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, इसको हमने 4 भागों में बांटा। पहला ट्रांस था, दूसरा हमने फिर वृहद में बांटा, फिर लघु में बांटा, फिर हमने कौन सा लास्ट में कौन सा था, अरे लघु के बाद कौन सा था, शिवालिक हिमालय जिसको कहते हैं ना, शिवालिक था, ठीक है। तो ये 4 भागों में हमने बांट दिया। ट्रांस हिमालय में हमने कलेजा देखा, वृहद हिमालय में हमने क्या देखा, वृहद हिमालय में हमने वही क्या कहते हैं इसको, जो आपके मतलब एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, ये सब चीज़ें हमने इसमें देखी थी। और फिर मसूरी वगैरह ये हैं, ये लघु हिमालय में। और शिवालिक में सबसे लास्ट में जो पड़ता है शिवालिक हमने बता दिया। अब जो दूसरा आपका पॉइंट मिलता है प्रायद्वीपीय पठार, अब इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार में हमें पढ़ना है, प्रायद्वीपीय पठार जो है ये पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से ये मिलकर बना है। मतलब पठार वाला क्षेत्र है ये पूरा, जो मतलब क्या कहते हैं, जब ज्वालामुखी आया तो मतलब आग्नेय चट्टान बनी, फिर उससे रूपांतरित शैल बने, मतलब ऐसे ऐसे करके जो पहाड़ों का निर्माण हो जाता है वो ही हमारा प्रायद्वीपीय पठार होता है। अरावली की पहाड़ियाँ कैसी हैं, तो ये आपकी गुजरात में भी हैं, राजस्थान में भी हैं, हरियाणा में भी हैं, दिल्ली में भी हैं। तो ये 4 राज्यों में फैली हुई हैं कौन सी, अरावली की पहाड़ियाँ। इसके बारे में एक पॉइंट नोट करिएगा कि जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं ये सबसे पुरानी हैं, सबसे पुरानी पहाड़ियाँ हैं, विश्व की सबसे पुरानी पहाड़ियाँ हैं। पूछ लेगा कौन है, तो आपकी अरावली की पहाड़ियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो लिस्ट थी वो पीछे नहीं लगा पाए थे हम, आगे लगा दी है, तो खैर यहीं पर समझ लीजिए। जो 7 आपके पड़ोसी देश हैं ना, वहाँ हमने इसीलिए वहाँ पर चर्चा नहीं की क्योंकि आगे लगी हुई थी स्लाइड। पीछे जो हमने आपको बताया कि 7 पड़ोसी देश हैं आपके, वो कौन कौन से हैं, तो लिख लीजिए। पहला है आपका पाकिस्तान, दूसरा है बांग्लादेश, चीन, भूटान, म्यांमार, नेपाल, अफगानिस्तान। इस तरह से आपके जो 7 देश हैं अपने भारत को घेरे हुए हैं स्थलीय सीमा से, वो कौन कौन से हैं, तो आपका पाकिस्तान है, दूसरा अफगानिस्तान है और चीन है, 3 तो यही हो गए। फिर इस तरफ आते हैं तो बांग्लादेश हो जाता है, फिर ऊपर की तरफ भूटान, म्यांमार, नेपाल। तो इस तरह से 7 देश हैं आपके लगते हैं। अब पाकिस्तान से जो लगते हैं वो कौन कौन से हैं, तो पंजाब है, गुजरात है, राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, ठीक है, याद रखना है। तो ये आपके, इसकी याद करने की ट्रिक याद कर लीजिए, पंगु राज, इसको याद करने की ट्रिक है आपकी पंगु राज, जो आपके पाकिस्तान से जुड़ते हैं। दूसरा है आपका बांग्लादेश, तो बांग्लादेश से कौन कौन से जुड़ते हैं, इसको याद रखिए, ममता से, ममता बनर्जी। तो एम से हो जाएगा आपका मिजोरम, फिर ए से हो जाएगा असम, फिर एम से हो जाएगा मेघालय, टी से हो जाएगा त्रिपुरा और ए से फिर से असम। 2 बार ए आया है, दोनों ए का मतलब असम है और दोनों ए का मतलब ये है असम कि असम जो है ये मतलब बांग्लादेश को 2 बार टच करता है, 2 सीमा बनाता है असम की, इसलिए हमने ममता लिखवा दिया है। और बनर्जी का मतलब पश्चिम बंगाल तो है ही अपना, ठीक है। तो इस तरह से आपको बांग्लादेश की सीमाएं याद हो जाएंगी। अब आता है चीन के बारे में। तो चीन के बारे में क्या है देख लेते हैं फटाफट से। हुलास, चीन को याद रखना है हुलास से। कैसे, हुलास। एच से याद रखना है आपको हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, यू से आपका उत्तराखंड हो जाएगा, एल से लद्दाख हो जाएगा, ए से आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और एस से आपका सिक्किम हो जाएगा। तो ये आपकी ट्रिक है जो आपको याद करनी है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं तो आता है भूटान। अब भूटान के बारे में क्या याद रखना है, भूटान के बारे में क्या याद रखना है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए भूटान को याद रखिए, तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम,
अरुणाचल प्रदेश, असम। इस तरह से इसको नॉर्मली याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं म्यांमार के बारे में। तो म्यांमार को तो सिंपल से याद रख लेंगे, ऊपर से नीचे तक है। ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर मिजोरम है, ऐसे याद कर लेंगे, सिंपल सा है। अब आती है बात नेपाल की। तो नेपाल को कैसे याद रखना है, इसको ऐसे याद रखना है, PUS, पुश, BU याद रखना है। ठीक है, ऐसे याद रखना है, पुश। मतलब नेपाल जो है, मतलब थोड़ा सा आप लोग कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन हमने तो ट्रिक से बनाई है, तो आप याद कर सकते हैं कि AG पुश करो ना, BU पुशबू, पुशबू, ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो P से क्या हुआ आपका पश्चिम बंगाल, U से हो गया उत्तर प्रदेश, S से हो गया आपका सिक्किम, B से हो गया बिहार, U से हो गया उत्तराखंड। तो याद रखना है नेपाल जो है वो PU पुशबू, पुशबू। ठीक है, आगे चलते हैं। अफगानिस्तान मात्र एक राज्य से सीमा साझा करता है, लद्दाख से, वो भी हमने आपको पीछे बताई थी, 106 किलोमीटर साझा करता है। ठीक है, तो ये जो आपके 7 मतलब देश थे अपने भारत से जो सीमा साझा करते हैं, और उनसे कौन कौन से राज्य टच होते हैं, वो भी हमने आपको ट्रिक के माध्यम से समझा दिया। अब आगे चलते हैं, ऐसे ही पूरी आपकी जो भारत की भूगोल है पूरा निपटा देंगे। अब देखिए, ये जो लिस्ट थी ना, ये आपके 7 देशों की लिस्ट थी। ठीक है, बाकी जो हमारा चल रहा था प्रायद्वीपीय पठार, इसी को हम कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ। तो प्रायद्वीपीय पठार में ही हमारा चल रहा है, ये तो बीच में आ गई लिस्ट। प्रायद्वीपीय पठार में ही हमारा जो बीच में चल रहा है वो कौन सा है, तो देखिए जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, ये हमारा जो निर्माण होता है, इसका निर्माण प्रायद्वीपीय पठार में ही जो आपका अरावली पर्वत श्रेणी चल रही थी ना, अरावली पहाड़ियाँ चल रही थी, पूछ लेगा इसका निर्माण कब होता है, तो इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में होता है। कब होता है, प्री कैम्ब्रियन काल में होता है। और भारत का रूर प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का रूर प्रदेश किसको कहते हैं, तो ये छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं। क्या कहते हैं, छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोयला की बहुत ज़्यादा अधिकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दे रहा है अजंता की पहाड़ी महाराष्ट्र राज्य के किस जिले में है, तो ये आपके औरंगाबाद में है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सी है, अनाईमुड़ी है। अगर उसकी ऊंचाई पूछ ले तो ये है 2695। कितनी है ये, 2695 मीटर है। किसकी ऊंचाई, अनाईमुड़ी की है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब तीसरा आता है आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, पहले हमने पर्वतीय प्रदेश पढ़ा, फिर प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश पढ़ा, अब हम तीसरा पढ़ रहे हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। कौन सा, उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो इसमें क्या है, उत्तर भारत के विशाल मैदान को सिंधु गंगा का मैदान भी कहते हैं, सभी लोग जानते हैं, हमने बता ही दिया था ऊपर। उत्तर भारत के विशाल मैदान को विशिष्ट धरातलीय स्वरूप के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। जो आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान है उसको हमने 4 भागों में बांटा है। पहला है भाबर प्रदेश, दूसरा है बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश, तराई प्रदेश। अब समझिए बांगर प्रदेश जो होता है वो क्या होता है, पहले बांगर और खादर समझ लीजिए। बांगर जो होता है पुरानी जलोढ़ मृदा को कहते हैं हम, पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसको हम बांगर प्रदेश कहते हैं। खादर प्रदेश कौन होता है, जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम खादर प्रदेश कहते हैं। ठीक है, अब तराई प्रदेश कौन सा होता है, जिसमें पानी ही पानी होता है, जिसमें बढ़िया फसल हो जाती है, वो आपका तराई प्रदेश होता है। जबकि दूसरा जो है भाबर प्रदेश, भाबर प्रदेश क्या होता है, भाबर प्रदेश ऐसा होता है मतलब कंकरीला पथरीला ऐसा होता है जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं उग सकते हैं, नीचे पानी होता है, मतलब जैसे आपके ऊपर ये सब कंकड़ पत्थर रखे हैं उसके नीचे पानी बहता है, तो वहाँ कैसे हो पाएगा बताइए, पेड़ पौधे नहीं हो सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये है आपका भाबर, बांगर, खादर, तराई, इसके बारे में बता दिया। अब चलते हैं आगे की तरफ, द्वीपीय भाग। अब द्वीपीय भाग में कौन कौन है, तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये भारत के 2 द्वीप समूह हैं। क्वेश्चन बन जाता है कि भारत के 2 द्वीप समूह का नाम बताइए, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। ठीक है, याद रखना है। अंडमान निकोबार जो है वो कहाँ स्थित है, आपकी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और अंडमान निकोबार में जो द्वीप समूह की संख्या है वो 836 है, याद रखना है। कितने द्वीप हैं इसमें, 836 द्वीप हैं।
और अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो पोर्ट ब्लेयर है, जो कि आपके दक्षिणी अंडमान में स्थित है। सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है, सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है आपका, तो ये आपका पोर्ट ब्लेयर है, जो कहाँ पर स्थित है, आपके अंडमान निकोबार में स्थित है, वो भी दक्षिणी अंडमान में। आगे लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है ये कौन से सागर में है, अरब सागर में, और अभी अंडमान हमने पढ़ा बंगाल की खाड़ी में। और लक्षद्वीप में आपके 36 द्वीप हैं, जबकि आपके अंडमान निकोबार में 836 द्वीप हैं। और 8 डिग्री चैनल जो है ये मालदीव को मिनिकॉय को अलग करता है, मतलब ऐसे याद रखना है मामी 8। कैसे याद रखेंगे आप लोग, मामी 8, माँ से हो गया मालदीव, मी से हो गया मिनिकॉय, और इसको अलग कौन करता है, 8 डिग्री चैनल। ऐसे ही जो आपका अंडमान निकोबार है उसको 10 डिग्री चैनल अलग करता है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, तो अब आता है आपका हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है, एक बार फिर से देख लेते हैं। एक बार फिर से क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा ही जाता है हर एग्जाम में। तो जो आपका पंजाब हिमालय है वो किस किस नदी के बीच में है, तो पंजाब जो आपका पड़ता है वो सिंधु और सतलज नदियों के बीच में पड़ता है। ठीक है, याद रखना है पंजाब हिमालय कौन कौन सी नदियों के बीच में है, तो यहाँ से सिंधु आती है और उस तरफ से सतलज आ जाती है, इन दोनों के बीच में पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपका कुमाऊं हिमालय, ये किसके किसके बीच में पड़ता है, तो ये आपके सतलज और काली नदियों के बीच में पड़ता है। फिर ऐसे ही नेपाल हिमालय है, तो ये आपका काली और तिस्ता नदियों के बीच में पड़ता है। फिर है असम हिमालय, तो ये आपका तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में पड़ता है। कौन सा, असम हिमालय। और हमने पढ़ा फिर नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, एक बार फिर से फटाफट से देख लेते हैं। पंजाब जो है वो सिंधु और सतलज के बीच में है, कुमाऊं जो है ये आपके सतलज और काली के बीच में, नेपाल काली और तिस्ता के, और असम तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के। अब चलते हैं अपवाह तंत्र, आपकी जो नदियां हैं उसके अपवाह तंत्र की बात कर लेते हैं। पहले आती हैं आपकी हिमालय की नदियां। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो पद्मा के नाम से जानते हैं। बहुत पूछा जाता है, बांग्लादेश में गंगा को क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं, और अगर ब्रह्मपुत्र को पूछ ले क्या कहते हैं, तो जमुना कहते हैं। ठीक है, याद रखना है। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो, और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, हमने पहले ही बता दिया। आगे चलते हैं, सबसे बड़ा नदी द्वीप, बहुत पूछा जाता है, सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो कौन सा है, तो ये आपका माजुली द्वीप है, जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी में अवस्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है ये। अब आता है प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में, जो मेन है आपके यूपी टेट के एग्जाम में पूछा जाता है, वो ही हम आपको यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, हम बता रहे हैं आपको, इतना पढ़ लीजिए, भारत के भूगोल में इतने से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन देख लीजिएगा 100% पूछ लिया जाएगा, पूरी गारंटी है। क्योंकि आपके जो यूपी टेट है उसमें ज़्यादा भूगोल नहीं है, जितनी भी भूगोल है, जितना भी आपको पढ़ना है वो हमने आपको इस वीडियो में कवर कर दिया है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो क्लास है आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ आपको वही चीज़ मिल रही है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आगे है प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो प्रायद्वीपीय नदियों में आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है कि जो नर्मदा है और ताप्ती है, बहुत पूछा जाता है कि नर्मदा है और जो ताप्ती है ये पश्चिम की तरह प्रवाहित होती हैं, मतलब इस तरफ को बहती हैं। ये दोनों नदियाँ किसका निर्माण करती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं, याद रखना है। आगे है क्षिप्रा नदी, किसके किनारे है, मतलब इसके किनारे जो बसा है वो क्या है, उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर है, जहाँ पर 12वें वर्ष कुंभ मेला लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई के अनुसार जो घटनाक्रम है याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले गोदावरी है, फिर उससे छोटी कृष्णा है, फिर उसके बाद नर्मदा है। ठीक है, फिर महानदी है, फिर कावेरी है, फिर ताप्ती है। इस तरह से इनका जो घटता बढ़ता क्रम है ना पूछ लिया जाता है। सबसे बड़ी कौन है आपकी, गोदावरी है, फिर उसके बाद कृष्णा है, फिर नर्मदा है, ये याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं। अब देखिए भारत की नदियों के जो मेन पॉइंट हैं यहाँ पर हमने कर दिए हैं। अब यहाँ से समझिए
पहली है आपकी सिंधु नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास एक पोखरचू के निकट एक हिमनद से इसका उद्गम होता है और ये जाकर कहाँ मिल जाती है? आपके अरब सागर में मिल जाती है। फिर चेनाब आती है, तो चेनाब का जो है वो लाहौल जनपद हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचला दर्रा के निकट से इसका उद्गम होता है और ये सतलज नदी में जाकर मिल जाती है। कौन सी? चेनाब नदी। फिर है रावी। ये कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप निकलती है और जाकर चेनाब नदी में मिल जाती है। कौन सी? रावी। ठीक है। फिर आती है झेलम। ये आपकी पीर पंचाल पर्वत पर स्थित है। ठीक है। और ये चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। तो चेनाब में कौन कौन मिल रही हैं? रावी और झेलम दोनों जाकर कहाँ मिल रही हैं? चेनाब में। और चेनाब जाकर किससे मिल रही है? सतलज से। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, व्यास नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या है व्यास नदी के बारे में क्वेश्चन? व्यास नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे के समीप एक व्यास कुंड पड़ता है, इस जगह से निकलती है और ये जाकर कपूरथला में हरिके में मतलब सतलज नदी से मिल जाती है। फिर सतलज नदी है, ये मानसरोवर झील के समीप से निकलती है, सिंधु नदी में मिलती है। ऐसे ही गंगा है, गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। फिर है रामगंगा, ये गंगा नदी में प्रवाहित होती है। फिर आती है शारदा, तो ये आपके कुमायूं हिमालय का हिमनद है, इधर से निकलती है, ये बहराम घाट के समीप निकल जाती है। गंडक बहुत पूछी जाती है, इसको इम्पोर्टेंट लगाइए। गंडक जो है वो नेपाल से इसका उद्गम है और गंगा नदी में पटना के पास ये मिल जाती है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है गंडक के बारे में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे आता है आपका, अभी और भी नदियां हैं, उनको भी देख लेते हैं। चलिए, तो देखिए कोसी है, ये गोसाईनाथ चोटी के उत्तर से निकलती है, गंगा नदी में इसका मिल जाती है। और यमुना है, ये बंदरपूंछ के पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और ये गंगा नदी में मिल जाती है। फिर चंबल है, ये मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट, इम्पोर्टेंट है, महू के निकट से निकलती है। कहाँ से? मध्य प्रदेश से। और ये मिल जाती है कहाँ पर? यमुना नदी में। कहाँ पर? इटावा में। याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा कि गंगा नदी में जो यमुना मिलती है किस स्थान पे मिलती है? तो ये आपके प्रयागराज में मिलती है। ठीक है। फिर है बेतवा, तो ये आपके मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्याचल पर्वत से निकलती है और ये यमुना में हमीरपुर में जाकर मिल जाती है। फिर है सोन, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कहाँ मिलती है जाके? गंगा नदी पटना में जाकर मिल जाती है। आगे चलते हैं, आगे आ रहा है ब्रह्मपुत्र, तो ये तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट आंगसी हिमालय पे निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। फिर है नर्मदा, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित जो अमरकंटक पहाड़ी है इधर से निकलती है, खंबात की खाड़ी में मिलती है। फिर है ताप्ती, बैतूल जिले के मुल्ताई से मतलब मध्य प्रदेश से निकलती है और ये सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। फिर है माही, विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है मध्य प्रदेश से और खंबात में मिलती है। लूनी है राजस्थान से और ये कच्छ के रण में, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी पश्चिम की ओर बहती है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, महानदी, ये छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। फिर है क्षिप्रा, कंकरी बरहड़ी पहाड़ी से निकलती है, चंबल नदी में मिलती है। साबरमती अरावली पर्वत से निकलती है, खंबात में मिलती है। बनास है, ऐसे ही राजसमंद जिले से चंबल में निकलती है। कृष्णा है, इम्पॉर्टेंट है, ये महाराष्ट्र से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और कावेरी इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है और कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ऐसे ही गोदावरी है, नासिक महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आगे तुंगभद्रा, कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ी की गंगा मूल चोटी से तुंगा व तथा के समीप मतलब यहाँ से निकलती है, कर्नाटक से निकलती है, ये याद करिए, कृष्णा नदी में मिल जाती है। पेन्नार है, ये नंदी श्रेणी मतलब कर्नाटक से निकलती है, बंगाल में मिलती है। पेरियार है, केरल से निकलती है, अरब सागर में मिलती है। हुगली, ये इम्पोर्टेंट, यह गंगा की एक शाखा है
जो धूलिया किस दक्षिण गंगा से अलग होती है, मतलब ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ से जो आपकी नदियाँ थी वो आपकी कंप्लीट हो गई। अब जो आपके भारत के प्रमुख नगर है और उनके नाम पूछ लिए जाते हैं कि किसको किस नाम से जानते हैं, उनको पढ़ लेते हैं। भारत के जो प्रमुख नगर हैं और उनके उपनाम हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला दे रहा है ईश्वर का निवास स्थान, तो याद रखना है क्या है आपका, प्रयागराज है। फिर स्वर्ण मंदिर का शहर किसको कहते हैं, तो ये आपके अमृतसर को कहते हैं। मंदिरों एवं घाटों का नगर किसको कहते हैं, मंदिरों एवं घाटों का नगर, तो ये वाराणसी है। अरब सागर की रानी ये कोच्चि है। पूर्व का वेनिस कोच्चि, अरब सागर की रानी और पूर्व का वेनिस किसको कहते हैं, कोच्चि को कहते हैं। और त्योहारों का नगर ये मदुरै को बोलते हैं। कर्नाटक का रत्न किसको कहते हैं, मैसूर को। फिर से सुन लीजिए, ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज, स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर, मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी, अरब सागर की रानी कोच्चि, पूर्व का वेनिस कोच्चि, त्योहारों का नगर मदुरै, कर्नाटक का रतन मैसूर को कहते हैं। ठीक है, याद हो गया होगा। आगे चलते हैं। आता है गुलाबी शहर जयपुर को, पूर्व का वेनिस जयपुर को, भारत का पेरिस जयपुर को, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को, और भारत का मिनी स्विट्जरलैंड खजियार को। याद रखना है, भारत का स्विट्जरलैंड है कश्मीर और मिनी स्विट्जरलैंड खजियार को बोलते हैं। पूर्व का स्कॉटलैंड ये आपका मेघालय है। दक्षिण का कश्मीर केरल है। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ है। फिर से सुन लीजिए, गुलाबी शहर जयपुर, पूर्व का पेरिस जयपुर, भारत का पेरिस जयपुर, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर, भारत का मिनी स्विट्जरलैंड खजियार, पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय, दक्षिण का कश्मीर केरल, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार क्या है, भरतपुर। राजस्थान का थर्मोपल्ली हल्दी घाटी। भारत का हॉलीवुड मुंबई है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। 7 टापुओं का नगर मुंबई। इंपॉर्टेंट है ये तीनों। भारत का हॉलीवुड मुंबई, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, 7 टापुओं का नगर मुंबई, तो ये तीनों किसके, मुंबई में। इस्पात नगरी जमशेदपुर, भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। भारत का दिल किसको कहते हैं, दिल्ली को कहते हैं, याद रखना है। दक्षिण की गंगा कावेरी है। फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। भारत का बगीचा बंगलुरु। महलों का शहर कोलकाता। भारत के मसालों का बगीचा केरल। छोटा नागपुर की रानी नेहतर घाट झारखंड में है। पर्वतों की रानी मसूरी है। आगे 5 नदियों की भूमि पंजाब, ब्लू माउंटेन्स जो है नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं ये, और बंगाल का शोक दामोदर नदी। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, समुद्रपुत्र लक्षद्वीप को कहते हैं, और डायमंड हार्बर कोलकाता, जुड़वा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद, और झीलों का नगर श्रीनगर। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर दे रहा है नवाबों का शहर लखनऊ। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गंगा नदी। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट थे आपके हमने आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे बढ़ते हैं तो अब कुछ जो नदियों के किनारे प्रमुख जो बसे नगर हैं उनको देख लेते हैं। तो कौन कौन है, पहला नगर है, यहाँ नदियाँ दी हुई हैं। नगर है दिल्ली, यमुना के किनारे बसा है। आगरा भी यमुना के किनारे है, तो दिल्ली और आगरा किसके किनारे है, यमुना के। बरेली रामगंगा के, मथुरा यमुना के है। आगे कानपुर गंगा के, प्रयागराज गंगा यमुना का संगम है, सभी जानते हैं। वाराणसी भी गंगा के है। कन्नौज गंगा, लखनऊ गोमती बहुत पूछा जाता है, याद रखना है। अयोध्या बहुत पूछा जाता है, सरयू के किनारे है। आगे चलते हैं। जौनपुर गोमती, बद्रीनाथ अलकनंदा, फिरोजपुर सतलज। फिरोजपुर कहाँ, सतलज। कोलकाता हुगली, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र, कोटा चंबल। ठीक है, आगे उज्जैन क्षिप्रा,
जबलपुर, नर्मदा, गुवाहाटी, ब्रह्मपुत्र, पंढरपुर, भीमा, अहमदाबाद, साबरमती। इंपॉर्टेंट है, आप लोग सोचते हैं नर्मदा नदी के किनारे होगा, लेकिन यहाँ पर साबरमती होता है, ठीक है, याद रखना है। जमशेदपुर, स्वर्ण रेखा। आगे चलते हैं, दे रहा है हैदराबाद, तो ये मूसी नदी के किनारे है। सूरत ताप्ती नदी के, और श्रीनगर झेलम के। कुर्नूल तुंगभद्रा, कटक महानदी, नासिक गोदावरी। आगे श्रीरंगपट्टनम कावेरी, तिरुचिरापल्ली कावेरी, ओरछा बेतवा, लुधियाना सतलज, विजयवाड़ा कृष्णा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके ये बसे शहर थे वो हमने देख लिए। अब हम देखते हैं भारत की कुछ झीलें हैं प्रमुख। देखिए, आपके यूपी टेट एग्जाम के लिए ना बिल्कुल से रामबाड़ सीरीज है, बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक आपने अगर पढ़ लिया ना तो समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, 100% आपको क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा। यूपी टेट वालों के लिए बिल्कुल रामबाड़ सीरीज है, यहीं से क्वेश्चन मिलेगा। अब झील आती हैं, और ये जो आपके कहाँ पर हैं ये आते हैं। तो पहले है वेरीनाग झील, ये आपके जम्मू कश्मीर में है। डल झील, ये भी आपके जम्मू कश्मीर में है। आगे बुलर झील जम्मू कश्मीर, राजसमंद राजस्थान में, सांभर झील राजस्थान में, सात ताल झील उत्तराखंड में, नैनीताल झील उत्तराखंड में, जिसमें आपको ताल देखने को मिल जाए उत्तराखंड में, नाग देखने को मिल जाए जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आगे है हुसैन सागर झील, ये कहाँ है, तेलंगाना में है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। फिर है लोकटक झील, ये मणिपुर में। अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में, देख रहे हैं नाग लग गया। आगे है जयसमंद राजस्थान में, डिडवाना झील राजस्थान में, देवताल उत्तराखंड में, कोलेरू आंध्र प्रदेश में, चिल्का उड़ीसा, लोनार महाराष्ट्र। आगे वेम्बनाड झील है केरल में, अष्टमुडी झील है केरल में, पेरियार झील है केरल में। ठीक है, तो ये सब जो आपकी झीलें थी ये हमने आपको बता दी। अब देखते हैं यहाँ से दे रहा है समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित जो छिछले खारे पानी की झीलें होती हैं उसे हम लैगून कहते हैं। याद रखना है, झीलें चल रही हैं आपकी, ठीक है, समझिएगा। समुद्र से जो पृथक होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछले खारे पानी की झील होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, लैगून कहते हैं। और भारत की जो सबसे बड़ी तटीय झील है वो कौन सी है, चिल्का झील है, और ये खारे पानी की झील है, याद रखना है। ठीक है, कहाँ पड़ती है, उड़ीसा में है। आगे अष्टमुडी झील है, तो ये आपके केरल की पश्च जल लैगून झील है जो समुद्र की ओर खुलती है। ठीक है, अष्टमुडी झील। मणिपुर में स्थित एक लोकटक झील है जो पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। देखिए, भारत की पूछता है तो आपकी क्या होगी, चिल्का है जो खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी भारत की, दक्षिण में पड़ती है। ठीक है, कौन सी, चिल्का झील उड़ीसा में पड़ती है। फिर दूसरा पूछा जा सकता है कि पूर्वोत्तर में जो आपकी भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है वो कौन सी है, तो ये आपकी लोकटक झील है, याद रखना है। आगे लोकटक झील में एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है कैबुल लामजाओ, याद रखना है। फिर आता है फुल्लर झील जो कि पीलीभीत जिले अपने उत्तर प्रदेश में है। फुल्लर झील से गोमती नदी निकलती है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, बुलर झील है जो कि आपके जम्मू और कश्मीर में स्थित है। फिर है लोनार झील, ये आपके महाराष्ट्र में है। लोनार झील जो है ना ये आपके महाराष्ट्र में, ये ऊपर से उल्का पिंड गिरा था तो उसकी वजह से इसका निर्माण हुआ था। और तुंगभद्रा झील कहाँ है, आपके कर्नाटक में है, और ये तुंगभद्रा नदी पर है, मानव निर्मित झील है, ये याद रखना है तुंगभद्रा। फिर हुसैन सागर झील, ये आपके हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में स्थित है। कहाँ, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में हुसैन सागर झील है। ठीक है, पश्चिमी तट पर स्थित वेम्बनाड झील केरल की एक लैगून झील है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, पुलिकट झील है। ठीक है, याद रखना है।
भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है आपकी? चिल्का झील है। अभी बताइए दूसरी बड़ी कौन सी है? तो ये आपकी पुलिकट झील है। आगे, पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है और ये खारे पानी की है, ये भी खारे पानी की है, और वो जो चिल्का है वो भी खारे पानी की है। फिर बैरियर टापू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। जो आपका श्रीहरिकोटा है ना, और पुलिकट मतलब जो बैरियर टापू है ना, जिसका नाम श्रीहरिकोटा है, इसी का दूसरा नाम है। और ये पुलिकट झील को बांग्ला जो आपकी बंगाल की खाड़ी है इससे अलग करता है। किसको? पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग कौन करता है? आपका बैरियर टापू करता है। आगे बढ़ते हैं तो दे रहा है श्रीहरिकोटा पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जिसको हम क्या कहते हैं? आपका बैरियर टापू कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं तो क्या है। भारत के कुछ जलप्रपात हैं, इनको देख लेते हैं, पूछ लिए जाते हैं। पहले जलप्रपात है, फिर नदी है, फिर स्थान है। तो कर्नाटक में कौन सा जलप्रपात है? जोग, गरसोप्पा, महात्मा गांधी, इनमें से कुछ भी आपको दे दे, याद रखना है ये शरावती नदी के किनारे है और कहाँ है? आपके कर्नाटक में। जोग, गरसोप्पा, महात्मा गांधी। दूसरा है इंद्रावती नदी पर, कहाँ? छत्तीसगढ़ में। कौन सा? चित्रकूट, बहुत पूछा जाता है। चित्रकूट कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। कौन सी नदी पर? इंद्रावती नदी पर है। आगे शिव समुद्रम है, तो ये कावेरी नदी पर है। कहाँ पर? कर्नाटक में है। फिर गौतम धारा, ये राढ़ू नदी पर है, झारखंड में। हुंडरू स्वर्ण रेखा नदी पर, झारखंड में। लोध बूढ़ा घाघ, बूढ़ा नदी पर है, झारखंड में। गोकक है, गोकक नदी पर, कर्नाटक में। दशम कांची नदी पर है, झारखंड में। पाइकारा, पाइकारा नदी में है, तमिलनाडु में। कपिलधारा नर्मदा नदी में है, मध्य प्रदेश में। आगे ये बहुत पूछा जाता है, चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर? चंबल में है। कहाँ? राजस्थान में। धुआंधार भी बहुत पूछा जाता है, नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। तो जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए वो हमने यहाँ पर पूरे कवर कर दिए हैं। ठीक है, चलिए फिर से देख लेते हैं आगे। अब भारत की जलवायु अब स्टार्ट हो रही है यहाँ से। तो भारत की जलवायु के बारे में सबसे पहले देखना है कि ये कैसी है। तो ये उष्णकटिबंधीय जलवायु है अपनी, ठीक है, मानसूनी जलवायु है। आगे ग्रीष्म काल में मानसूनी पवनों का रुख जो है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, और जो शीतकाल में होता है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम रहता है। ठीक है, मतलब जो गर्मियों में आता है मानसून इस तरह से आता है अपने भारत में, और जब मतलब शीतकाल में आता है तो वो आपका उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ आता है, इस तरह से। ठीक है, मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतः बदल लेने के कारण भारत में 4 ऋतु चक्रवात पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहली होती है शीत ऋतु, दूसरी ग्रीष्म, वर्षा, चार। ये 4 ऋतुएं पाई जाती हैं। अब कैसे पाई जाती हैं समझिए, ठंडियों से समझिए, दिसंबर से स्टार्ट करिए। 16 दिसंबर से 15 मार्च तक आपका जो चलता है वो शीत ऋतु। फिर ग्रीष्म ऋतु कब से? मार्च से जून तक। और वर्षा ऋतु आती है जून से सितंबर तक, और शरद ऋतु होती है सितंबर से दिसंबर के बीच में। ठीक है, इस तरह से जो आपका पूरे एक साल का चक्र होता है इस तरह से ये चलता है। आगे बढ़ते हैं तो आगे दे रहा है तमिलनाडु के तटों पर जाड़े के दिनों में जो वर्षा होती है वो लौटते हुए मानसून से होती है, और ये किस महीने में होती है? ये आपके जनवरी फरवरी में होती है। कब होती है ये पूछ लिया जाता है, तो याद रखना है ये जनवरी फरवरी में इसमें वर्षा होती है। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून को क्या कहते हैं? लौटता हुआ मानसून कहते हैं। तीव्र आर्द्र हवाओं को बंगाल में किस नाम से जानते हैं? काल वैसाखी कहाँ कहते हैं? बंगाल में। नार्वेस्टर कहाँ कहते हैं? पूर्वी भारत में। याद रखना है, काल वैसाखी बंगाल में, नार्वेस्टर पूर्वी भारत में, और चेरी ब्लाज्म जो वर्षा होती है वो आपके कर्नाटक में होती है, और दक्षिण भारत में जो तीव्र आर्द्र हवाएं होती हैं उसको क्या कहते हैं? चेरी ब्लाज्म कहते हैं। कहाँ पर? कर्नाटक में। आगे केरल में जो वर्षा होती है उसे हम आम्र वर्षा कहते हैं, याद रखना है। ठीक है, जिसे हम मैंगो शावर भी बोलते हैं केरल में। आगे चलते हैं, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क भागों में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाएं ये लू कहलाती हैं।
तो क्या देखा हमने, उत्तर भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में आपका लू कहलाती है, पूर्वोत्तर भारत में नॉर्वेस्टर कहते हैं, पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहते हैं, कर्नाटक में क्या कहते हैं, कर्नाटक में क्या कहते हैं, चेरी ब्लास्म कहते हैं, और जो केरल है, केरल में क्या कहते हैं हम, आम्रवर्षा या फिर मैंगो शावर कहते हैं, ऐसे पूछ लेता है। अरब सागर शाखा का मानसून भारत के मुख्य भूमि पर सबसे पहले जून के प्रथम सप्ताह केरल से प्रवेश करता है, याद रखना है, ठीक है। भारत में सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है, लेह है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, ठीक है, याद रखना है। आगे, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा अरब सागर की मानसून शाखा की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है। जो यहाँ से प्रवेश करता है ना, यहाँ से जो प्रवेश करता है और जो यहाँ से आता है, ये वाला ज़्यादा प्रबल होता है, ये मतलब। शरद ऋतु को हम क्या कहते हैं, रिट्रीटिंग मानसून सीजन कहते हैं, किसको, शरद ऋतु को, मानसून प्रत्यावर्तन काल। अब आता है भारत की मिट्टियों के बारे में। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में बांटा है। भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टियों का विवरण कैसे है, देख लेते हैं। पहली है आपकी जलोढ़ मिट्टी। तो नदियों द्वारा जो लाई गई मिट्टी होती है उसको हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, बांगर, दूसरी खादर। जो हमने आपको अभी ऊपर ही पढ़ाया था बांगर और खादर के बारे में। तो बांगर का मतलब होता है जो मतलब पुरानी मिट्टी होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको हम खादर कहते हैं। लिखा भी है, बांगर पुराने जलोढ़ मिट्टी को तथा खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। बांगर मिट्टी में कंकड़ पाए जाते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, याद रखना है। अब आती है दूसरी आपकी काली मिट्टी। तो इसको हम कई नाम से जानते हैं, रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, तीसरा है ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ एवं ट्रॉपिकल चेरनोजम। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि रेगुर मिट्टी किसको कहते हैं, तो काली मिट्टी को। चेरनोजम मिट्टी किसको कहते हैं, तो ये भी आपकी काली मिट्टी को। काली मिट्टी की एक विशेषता है कि इसमें पानी सोखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, और ये जो होता है ना, कपास के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय व अपर्दन से होता है, और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। काली मिट्टी में उच्च जल धारण की क्षमता पाई जाती है। तीसरा है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप कायांतरित शैलों के विघटन और वियोजन से होता है। लोहे के ऑक्साइड मतलब फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, इंपॉर्टेंट है। किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल होता है। लाल मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। फिर है लैटेराइट मिट्टी, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें जो है लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुर मात्रा होती है। पूछा जाता है कौन सी मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है, तो आप ज़्यादातर लगा देते हैं काली मिट्टी। ऐसा कुछ नहीं है, ये होता है आपका लैटेराइट मिट्टी में। कौन सी मिट्टी में, लैटेराइट मिट्टी में होता है। और ये जो है ना, ये कोकोआ, काजू, चाय, इलायची, इन सब की खेती के लिए हेल्पफुल होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपकी कुछ परियोजनाएं हैं, भारत की जो प्रमुख परियोजनाएं हैं और उनसे संबंधित क्षेत्र हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट हैं। पहले हम एक तरफ को पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहले दे रहा है आपका परियोजना का नाम, फिर नदी है, फिर आपके केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य है। तो भाखड़ा नागल बांध जो है वो कौन सी नदी पर है, सतलज। कहाँ कहाँ पर है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर फैला हुआ है। आगे व्यास है, व्यास बांध जो कि व्यास नदी पर है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इंदिरा गांधी नहर है, ये आपके व्यास और सतलज के संगम पर है। मेनली ये राजस्थान में है और बाकी ये भी पढ़ लीजिए। चंबल जो है ये चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में है। दामोदर घाटी दामोदर नदी पर, पश्चिम बंगाल, झारखंड में। हीराकुंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लगा लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, महानदी पर है, उड़ीसा में। मयूराक्षी जो है ये आपके पश्चिम बंगाल में है। कोसी बिहार में है। तुंगभद्रा कर्नाटक में है। आगे नागार्जुन सागर तो ये कृष्णा में है।
और तेलंगाना में। गंडक ये बिहार में है। फरक्का गंगा और भागीरथी के उसमें है और ये पश्चिम बंगाल में है। फरक्का याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। काकरापार तापी में है गुजरात में, ये भी इम्पॉर्टेंट है बहुत, यहाँ से सब इम्पॉर्टेंट है। तवा मध्य प्रदेश में है। आगे देख लेते हैं। उकाई तापी नदी पर है गुजरात में। मालप्रभा पे है कर्नाटक में। पोचमपाडू श्री राम सागर ये तेलंगाना में है गोदावरी पर। बगलीहार बहुत पूछा जाता है, चेनाब में है जम्मू कश्मीर में। और सरदार सरोवर नर्मदा नदी गुजरात में है। आगे है तिलैया जो कि बाराकर नदी पर है झारखंड में। दुलहस्ती चेनाब में है जम्मू और कश्मीर में। इतना हो गया। अब आगे दूसरा वाला पेज देख लेते हैं। चलिए तो देखिए इधर पे चलिए दे रहा है तुलबुल झेलम नदी पर है जम्मू कश्मीर में। सरहिंद नहर सतलज में है पंजाब पर। जवाहर सागर चंबल राजस्थान। राणा प्रताप सागर ये भी चंबल, ये भी राजस्थान। देखिए ये तीन चार हैं, इनको याद कर लीजिए। जवाहर राणा गांधी तीनों आपके चंबल में हैं, लेकिन जवाहर और राणा जो है ये आपके राजस्थान में है। गांधी सागर आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद रखना। आगे शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है कर्नाटक में पड़ता है। बाण सागर सोन नदी पे है बिहार में पड़ता है। पंचेत बांध दामोदर पे है झारखंड में। शरावती नदी पर है कर्नाटक में। आगे चलते हैं तो हसदेव बंगो ये छत्तीसगढ़ में है। शारदा सहायक ये उत्तर प्रदेश। शारदा गोमती सई इन तीनों पर है, इम्पॉर्टेंट है ये शारदा जो है। मचकुंड उड़ीसा में है। कंगसावती पश्चिम बंगाल में है। जायकवाड़ी बहुत इम्पॉर्टेंट है गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में है। ठीक है, भद्रा है जो ये आपके कर्नाटक में है। भीमा ये महाराष्ट्र में है। घाट प्रभा कर्नाटक में है। रिहंद बहुत इम्पॉर्टेंट है, रिहंद नदी पे है उत्तर प्रदेश में। माता टीला बेतवा में है उत्तर प्रदेश में। रामगंगा उत्तराखंड में है। टिहरी भागीरथ नदी पे बहुत इम्पॉर्टेंट उत्तराखंड में। इडुक्की पेरियार में है केरल नदी, मतलब केरल में है पेरियार नदी पे। अब आगे चलते हैं तो अब कुछ विधियां हैं कृषि की जो पूछ ली जाती हैं, इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स ये जल में पौधों को उगाना, मृदा रहित कृषि होती है ये। पोमोकल्चर फलों का उत्पादन। ओलेरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन। हार्टिकल्चर बागवानी। विटीकल्चर अंगूर की खेती। पिसीकल्चर मत्स्य पालन। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। फ्लोरीकल्चर फूलों का उत्पादन। वर्मीकल्चर केंचुआ उत्पादन। ठीक है, सारे इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लीजिए। अब देखिए कुछ प्रमुख खनिज भंडार हैं, ये सब दिए हुए हैं, लेकिन हमें ये पढ़ना नहीं है क्योंकि ये ओल्ड डाटा है 2020 का। अब हम आगे का जो आगे आपका ईयर चल रहा है उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये भी डाटा ओल्ड है। अब आता है भारत का परिवहन, बहुत इम्पोर्टेंट है भारत का परिवहन। पूछा जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग की जो सर्वाधिक लंबाई वाले 5 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। पहला आता है राजमार्ग की लंबाई के बारे में पूछा है। सबसे ज़्यादा जो लंबा राजमार्ग है कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। और फिर आता है अपना उत्तर प्रदेश। क्या आता है फिर? अपना उत्तर प्रदेश आता है। आगे बढ़ते हैं तो अब आता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के बारे में। तो ये 4 जगह चलाई गई है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। इसकी ट्रिक याद कर लीजिए क्योंकि ये पूछा बहुत जाता है। सीएम सी से याद रखो चेन्नई, सी से याद रखो चेन्नई, एम से याद रखो मुंबई, सॉरी सीएमसी को नहीं डीएमसी को, डी से दिल्ली, एम से मुंबई, सी से चेन्नई, केओ से कोलकाता। ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। अब आपको इसकी लंबाई भी याद रखना है 58 और 46। ठीक है, 58 में 10 घटाए 48, 48 में 2 घटाए 46, ऐसे
याद कर सकते हैं। आगे, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर 31 अगस्त 2021 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो ये आपकी 14,152 है। ठीक है, अब रेल परिवहन देख लेते हैं। तो भारत में जो पहली रेलगाड़ी है वो किसके टाइम पे? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। कब? 16 अप्रैल 1853 को। कहाँ से? मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। फिर भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब होती है? 1905 ईस्वी में होती है। किसके टाइम पे? कर्जन के टाइम पे। 1944 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया जाता है और भारत में 3 प्रकार की रेलवे लाइन है, ये बहुत पूछा जाता है। 3 प्रकार की जो रेलवे लाइन है समझ लीजिए, बहुत पूछी जाती है। पहला है बड़ी लाइन, ब्रॉड गेज कहते हैं, 1.6 मीटर की होती है। फिर है मीटर गेज, ये आपकी 1 मीटर की होती है। फिर नेहरू है 700, ये मतलब 762 मीटर या फिर 610 मिलीमीटर होती है। अब आता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म श्री रिद्ध सुद्धा स्वामी हुबल्ली कर्नाटक में है, याद रखना है। ठीक है, फिर मतलब इसके पहले क्या था? रेलवे अपना मतलब रेलवे प्लेटफॉर्म सबसे लंबा कौन सा था? गोरखपुर था, लेकिन अब जो हो गया है, चेंज हो गया है, कर्नाटक का सिद्धरुद्धा है और सेकेंड नंबर पे आपका गोरखपुर आ गया है। आगे, भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? गतिमान है, जो 5 अप्रैल 2016 को होती है, किंतु ये जो है ना, ये WAP-5 इंजन से युक्त है। इंजन रहित भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड वंदे भारत है, जिसे हम ट्रेन 18 कहते हैं। याद रखना है, प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? गतिमान है, जो कि इंजन लगा हुआ है इसमें, लेकिन बिना इंजन की जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है वो कौन सी है? वंदे भारत है, जिसे हम ट्रेन 18 कहते हैं। आगे, वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 से दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलाई गई है। ठीक है, भारत सर्वप्रथम मेट्रो रेल का प्रारंभ कहाँ से किया गया है? कोलकाता से। अब आते हैं वायु परिवहन के बारे में। तो इसके बारे में क्या है? भारत में पहली हवाई उड़ान कब? 1911 में। कहाँ पे? इलाहाबाद से नैनी के बीच में होती है। और फिर दे रहा है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। यह प्राधिकरण देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, घरेलू हवाई अड्डे और नागरिक विमान टर्मिनलों का प्रबंध करता है। आगे, सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम ग्रीनफील्ड विमानपत्तन कोचीन विमानपत्तन है। कौन सा? कोचीन विमानपत्तन है। आगे बढ़ते हैं, तो भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने वाला यार्ड कहाँ है? गुजरात में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्टार लगा लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब भारत के कुछ उद्योग हैं, इनको देख लेते हैं। तो पहला उद्योग है आपका लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। चलिए, दे रहा है आधुनिक भारत में प्रथम बार लोहे का सफल उत्पादन 1870 ईस्वी में पश्चिम बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी की कुल्टी में हुआ था। याद रखना है। ठीक है, आगे, वर्ष 1907 में तत्कालीन बिहार वर्तमान झारखंड राज्य के साकची में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अब आता है रेलवे जोन और उसके मुख्यालय आते हैं। तो देख लेते हैं, ये हमें कुछ नहीं पढ़ना है, केवल हमें मध्य रेलवे देखना है। तो मध्य रेलवे मुंबई में है, पूर्वी रेलवे कोलकाता में है, उत्तरी रेलवे नई दिल्ली में है। 3 हमने देख लिए, उत्तरी रेलवे नई दिल्ली में, पूर्वी रेलवे कोलकाता में, मध्य रेलवे मुंबई में है, और अगर उत्तर पूर्वी पूछ लेता है तो ये आपका गोरखपुर में है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दक्षिण रेलवे अगर बोल दे तो आपका चेन्नई में है। बस इतना याद रखिए, 4-5 चीज़ें। एक उत्तर का नई दिल्ली में, दक्षिण का चेन्नई में है, इस तरफ पूर्वी में कौन है? कोलकाता है, मध्य में कौन है? मुंबई है, और इधर पे कौन है? उत्तर पूर्वी में गोरखपुर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बाकी हमें कुछ नहीं पढ़ना है। अब यहाँ से कुछ आपके हवाई अड्डे आ जाते हैं। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। फिर है नेताजी हो गया, बाबा साहब अम्बेडकर ये नागपुर में, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में, तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली में है, कोयम्बटूर जयपुर में, मंगलुरु कर्नाटक में, कैंपगोड़ा बेंगलुरु मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वीर सावरकर पोर्ट ब्लेयर में है, कोच्चि में है, राजीव गांधी हैदराबाद में है, याद रखना है, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकट केरल में है, लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में, और देवी अहिल्याबाई होलकर ये इंदौर में है, चौधरी चरण सिंह मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लखनऊ में है, शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में है, याद रखना है। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने आपको बता दिए। अब कुछ जलमार्ग हैं, हमें ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं, केवल 2 पढ़ लीजिए। नेशनल वाटरवे फर्स्ट कौन सा है? प्रयागराज हल्दिया है। ठीक है, याद रखना है, 1986 में स्थापित होता है। नेशनल वाटरवे 2 दूसरा है सादिया से धुबिया धुबरी जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है, 1988 में होता है, 2 साल बाद। बस इतना याद रखिए। आगे चलते हैं, बाकी हमें कुछ नहीं पढ़ना है। आगे आता है भारत के कुछ बंदरगाहें हैं। कोलकाता हल्दिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर। चेन्नई है तमिलनाडु में। मुंबई है महाराष्ट्र में। विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में। कोचीन है केरल में। ठीक है, इतना याद कर लीजिए, इसको बस देख लीजिए, हुगली नदी पर है। आगे पाराद्वीप है तो आपके उड़ीसा में है। तूतीकोरिन तमिलनाडु। मर्मगोवा गोवा में। कांडला गुजरात में। न्यावा सेवा महाराष्ट्र में। न्यू मंगलौर कर्नाटक में। एन्नौर तमिलनाडु में। अब आते हैं आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है। बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी 1870 में कुल्टी पश्चिम बंगाल में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को ये आपके 1907 में है, साकची झारखंड में। तो बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी कहाँ है? कुल्टी पश्चिम बंगाल में। टिस्को कहाँ है? झारखंड में। इसको कहाँ है? बर्नपुर पश्चिम बंगाल में है। विश्वेश्वरैया ये कहाँ है? भद्रावती कर्नाटक में है। तो बंगाल वाली कुल्टी में, टिस्को झारखंड में साक्षी में, इसको बर्नपुर पश्चिम बंगाल, VISL ये भद्रावती कर्नाटक में। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। भिलाई छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। बोकारो झारखंड। सलेम तमिलनाडु। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। जिंदल कर्नाटक। ठीक है, ये याद हो गया। आगे चलते हैं, अब आपके एल्यूमिनियम उद्योग के बारे में देख लेते हैं। भारत का पहला एल्यूमिनियम कारखाना जो है वर्ष 1937 ईस्वी में पश्चिम बंगाल राज्य के JK नगर में स्थापित किया गया था, और वर्ष 1965 में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसे हम बाल्को बोलते हैं, इसकी स्थापना होती है। ठीक है, याद रखना है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है, बाल्को कहाँ है आपके? बाल्को कहाँ है? कोयना महाराष्ट्र में। एक सेकेंड, हाँ, बाल्को कहाँ है आपका? कोरबा छत्तीसगढ़ में है। नालको कहाँ है? उड़ीसा में है। हिंडाल्को कहाँ है? रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है। और इंडाल्को कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। मालको सलेम में है। अब इम्पोर्टेंट सुनिए फिर से, बाल्को छत्तीसगढ़ में, नालको उड़ीसा में, हिंडाल्को रेणुकूट में, इंडाल्को पश्चिम बंगाल में, मालको सलेम में। आगे वेदांता उड़ीसा में है। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, सूती वस्त्र का उद्योग जो है, तो अब इसमें समझते हैं। सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। भारत में सूती वस्त्र की पहली मिल 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई, जो कि असफल रही थी। और भारत का पहला सफल सूती कारखाना 1854 में बम्बई में कावसजी नानाभाई डाबर द्वारा स्थापित किया गया था। और दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसको कहते हैं? कोयम्बटूर। उत्तर भारत का कानपुर। और पूर्व का बोस्टन किसको? अहमदाबाद को। भारत के कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य हैं।
1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट पारित किया गया था, ये याद रखना है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है ये। इसकी स्थापना 1936 में होती है। किस नाम से? हैली नेशनल पार्क के नाम से। और भारत में सर्वप्रथम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ने मतलब बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में की थी, ये भी याद रखना है। अब भारत की कुछ जनजातियां हैं, इसका अनुच्छेद पूछ लेता है तो 342 अनुच्छेद के अंतर्गत सूचीबद्ध है ये। और जो जनजाति समूह है इसको अधिसूचित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। ठीक है। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो है कहाँ है? आपके मध्य प्रदेश में है। और भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। आगे भारत और अंटार्कटिका के बारे में। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो ये आपके गिरिराज सरोही हैं, जो कि अपने उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से गए थे। और अंटार्कटिका में भारत का पहला शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री 1983-84 में, जो अब वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। जो दूसरा गया था वो मैत्री गया था, कब? 1988-89 में। भारत का तीसरा है भारती, जो लॉर्ड्समोर हिल में स्थित है। आगे चलते हैं। आगे हैं कुछ जनजातियां हैं, इंपॉर्टेंट है। अंडमान निकोबार में सेंटलीज, ओंग, जारवा, शोम्पेन, निकोबारी, ये सब पढ़ते हैं। तमिलनाडु में कुरुम्बा, करिकरन, तोडा, कोटा। आंध्र प्रदेश में चेंचू, कोया, गडावा, लंबाडा, सवारा, जेनानी। तेलंगाना में कोया, कोंद, चेंचू, कुलिया, गडावा। पंजाब में सांसी, इंपॉर्टेंट है। केरल मलयन, पुलिया, कुरुमन, उराली, कादर। कर्नाटक पारधी, यारावा, नेकदा। गुजरात में भील, चारण, कोली, ये सब हैं। महाराष्ट्र में भील, धनवार, कोली, वर्ली, गोंड। राजस्थान में मीणा, भील, गरसिया, सहारिया, कोली, गमोर। ये सब चीज़ें जो है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग फटाफट से। हम एक छोटा सा कर देते हैं, लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इस लिस्ट को याद कर लेना। आगे चलते हैं। अब आते हैं भारत के कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। तो दुधवा है उत्तर प्रदेश में, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में, गिर गुजरात में, नल सरोवर गुजरात में, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, भद्रा कर्नाटक में, बांदीपुर कर्नाटक में, सोमेश्वर कर्नाटक में, पलामू झारखंड, दालमा झारखंड में। आगे हजारीबाग झारखंड में है, मानस असम में है, काजीरंगा असम में, केवलादेव राजस्थान में, रणथंभौर राजस्थान, कुंभलगढ़ राजस्थान, सरिस्का राजस्थान, पेंच महाराष्ट्र में, बोरीवली महाराष्ट्र, भीतरकनिका उड़ीसा, सिमलीपाल उड़ीसा, नंदनकानन उड़ीसा, मुदीमुलाई तमिलनाडु में, पेरियाल केरल में, पराम्बिकुलम केरल में, दम्फा मिजोरम, कान्हा मध्य प्रदेश, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, दाचीगम जम्मू कश्मीर, किश्तवाड़ जम्मू और कश्मीर, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, नागरहोल जिसे हम राजीव गांधी भी बोलते हैं, याद रखना है, कर्नाटक में है, केबुल लामजाओ मणिपुर, भगवान महावीर ये गोवा में है, ग्रेट हिमालय हिमाचल प्रदेश में, सुल्तानपुर हरियाणा में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, अबोहर पंजाब में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। तो यहाँ से हमने आपके यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, जहाँ जहाँ आपके भारत का भूगोल आता है, आज हमने यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। ऐसे ही हमने हिंदी की एक मैराथन बनाई हुई है, जो मतलब हिंदी साहित्य की मैराथन है। अगर आपने नहीं देखी है हिंदी साहित्य की मैराथन, तो जल्दी से फटाफट से जाइए कमेंट बॉक्स पे और देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना दी है हमने, देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग बताइएगा ज़रूर कि क्लास आपको कैसी लगी।